जय हिंद दोस्तों। पिछली वीडियो तक हमने 66 क्वेश्चन नंबर तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम उससे आगे करेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि मैजेंटा रक्तदाब नील लोहित और पीले रंग के दो वृत्त एक दूसरे को काटते हो तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग लाल होगा। यदि सायन हरिताभ नीला और मैजेंटा रक्तदाब नील लोहित रंग की दो वृत्त एक दूसरे को काटते तो प्रतिच्छेदित जो क्षेत्र का रंग होगा वो नीला होगा। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें दोनों ही कथन सही है। जो लाल हरा और नीला रंग होता है वो प्राथमिक रंग होता है और पीला मैजेंटा और पीकॉक नीला जिसे हम हरिताभ नीला भी कहते हैं, पीकॉक नीला भी कहते हैं उसे, वो द्वितीय रंग होते हैं। लाल प्लस नीला जैसे कि लाल प्लस नीला मिलकर हमारा बनता है मैजेंटा रंग। लाल और नीला बनकर मैजेंटा रंग बनता है। हरा और नीला मिलकर पीकॉक नीला रंग बनता है, यानी कि हरिताभ नीला। और एक लाल और पीला मिलकर पीला रंग बनता है। हमें बोला जा रहा है कि यदि मैजेंटा यानी कि मैजेंटा और पीले रंग यानी कि ये पीले रंग, इनके दो वृत्त अगर हम बनाते हैं, मैजेंटा और पीले रंग के दो वृत्त अगर हम बनाते हैं तो वो एक दूसरे को काटते तो प्रतिच्छेदित जो क्षेत्र होगा वो रंग लाल होगा। तो इसमें लाल लाल दो बार, तो लाल रंग सही होगा। यदि शायन हरिताभ नीला और मैजेंटा के दो हम बनाए अगर वृत्त, अगर वो काटते तो प्रतिच्छेदित जो क्षेत्र होगा वो नीला होगा, तो नीला होगा। तो जो ऑप्शन सी है वो सही होगा इसमें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कम लंबाई की बांसुरी, तो इसमें आप भी देख सकते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कम लंबाई की बांसुरी से निम्न आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न होती है। तो जो आवृत्ति होती है वो तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जो आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि तरंग दैर्ध्य बढ़ेगी तो आवृत्ति जो होगी कम होगी, अगर आवृत्ति बढ़ेगी तो तरंग दैर्ध्य कम होगी। तो अब कम लंबाई की बांसुरी से निम्न आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न नहीं होती है, कम लंबाई की बांसुरी से अधिक आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न होती है। तो ये पहला गलत होगा। और ध्वनि शैलों में से केवल अनुदैर्ध्य के प्रत्यास्थ तरंगों के रूप में प्रगामी होती है, तो नहीं। तो ऑप्शन जो डी, न तो पहला नहीं दूसरा होगा इसमें। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को आर कहा गया है। कथन है, समुद्र तट के निकट मार्ग संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल की तुलना में 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर मार्ग संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल अधिक होगी। तो ये गलत होगा, क्योंकि समुद्र तल की अपेक्षा 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान के कम होने के कारण वहाँ पर ध्वनि का जो वेग होगा वो भी कम होगा, क्योंकि ध्वनि की जो गति होती है वो तापमान पर निर्भर करती है। ये सही है। तो क्योंकि अगर तापमान के कम होने से ध्वनि वेग कम होगा, और ध्वनि के वेग के कम होने की वजह से जो वायुयान है इसका जो वेग है, उसकी जो चाल है वो भी कम होगी, न कि अधिक होगी। तो पहला गलत होगा। दूसरा सही है कि ध्वनि की गति परिवर्ती माध्यम के ताप पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन जो डी होगा वो सही होगा इसमें। रेडियो तरंगें चुंबकीय क्षेत्र में झुक जाती है, नहीं। रेडियो तरंगों की प्रकृति विद्युत चुंबकीय है, ये सही है। रेडियो तरंगों की जो प्रकृति होती है विद्युत चुंबकीय होती है, और रेडियो तरंगों का उपयोग संचार के क्षेत्र में व्यापक रूप से किया जाता है। ऑप्शन टी सही होगा इसमें। निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो अवरक्त तरंग जो होती है उनका प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है। नीचे दी गई आकृति पर विचार कीजिए और उसके पश्चात दिए गए प्रश्नांश का उत्तर दीजिए। ऊपर दी गई आकृति में OP1 और OP2 दो दर्पण है, समतल दर्पण है, जो एक दूसरे को अनुलंब करते हैं, यानी कि समकोण पर स्थित है। OP1 दर्पण पर पड़ने वाली प्रकाश S की दिशा
एस दिशा है और OP2 दर्पण से प्रवाहित प्रकाश पुंज की दिशा क्या होगी ऐसे में? तो क्योंकि एस यहाँ पर आ रही है तो ये ऐसे टकरा कर इस दर्पण पर इसकी किरण प्रकाश पड़ेगा और फिर यहाँ से इस तरह, तो वो एस के विपरीत और एस के समानांतर होगी, एस के विपरीत और एस के समानांतर होगी। तो ऑप्शन जो सी होगा सही होगा। निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन से दृष्टि भ्रम है? तो गोधूलि में सूर्य का आमाप, उषा काल में सूर्य का रंग और आकाश में तारों का टिमटिमाना, ये सब दृष्टि भ्रम है। तो ऑप्शन जो सी होगा वो सही होगा। जब धूप वर्षों की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिघटनाएं जिम्मेदार है? उसके लिए परिक्षेपण, अपवर्तन, आंतरिक परावर्तन तीनों ही जिम्मेदार है। परिक्षेपण यानी प्रकाश के प्रिज्म या किसी अन्य माध्यम से होकर गुजरने पर जब विभिन्न रंगों के प्रकाश में बट जाने को परिक्षेपण कहते हैं। तो इसमें तीनों ही सही होंगे। तड़ित झंझावात के दौरान आकाश में तड़ित किसके या किनके द्वारा उत्पन्न होती है? तो आकाश में कपाशीय वर्षीय मेघों के मिलने से तड़ित से जो वर्षा मेघों को पृथक करती है या हवा जल के ऊपर की ओर तीव्र चलन से। तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा इसमें। तो ऑप्शन जो डी होगा वो सही होगा, क्योंकि जो तड़ित झंझावात है वो गर्म और जलकण पूर्ण वायु के ऊपर उठने से और फिर उन्हें ठंडा होकर कपासी मेघ के बनने से संबंधित है, न कि मिलने से। और यह कपासी वर्षा जो मेघ होते गर्मी के दिनों में बनते हैं और इन बादलों के आपस में टकराने से जो ताप उत्पन्न होता है उसे हम तड़ित कहते हैं। इन जो कपासी बादलों के आपस में टकराने से जो ताप उत्पन्न होता है उसे हम तड़ित पैदा होती है। तड़ित जो होती है आसपास की जो हवा होती है उसको गर्म कर देती है और शॉक वेव उत्पन्न करती है, कर शॉक वेव उत्पन्न करती है। जब हवा गर्म होकर विस्तृत होती है यानी कि फैलती है तब इससे ध्वनि उत्पन्न होती है जो गर्जन का रूप ले लेती है। तो इस तरह से तड़ित झंझावात उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन जो होगी सही होगा। वैद्युतिकी एवं चुंबकत्व। नीचे दो वक्तव्य दिए गए, एक को कथन ए तथा दूसरे को आर कहा गया है। परिणामित्र का यानी कि ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग वोल्टता के उच्चयन तथा अपचयन के लिए किया जाता है, ये सही है। परिणामित्र ऐसी युक्ति है जिसका प्रयोग निर्दिष्ट धारा परिपथ में किया जाता है। तो निर्दिष्ट धारा परिपथ में नहीं किया जाता है, प्रत्यावर्ती धारा में किया जाता है ये। तो दूसरा कारण जो होगा वो गलत होगा। तो सी जो होगा जो सही होगा इसमें। घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः समांतर क्रम में होते हैं। तो ऑप्शन जो बी होगा सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय होता है? तो अनुचुंबकीय वही होता है जिसके मतलब जो आणविक कक्षक सिद्धांत के अनुसार जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है वो अनुचुंबकीय गुण दिखाता है। और ऑक्सीजन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए ऑक्सीजन जो है वो अनुचुंबकीय गुण दिखाता है। मेंस विद्युत प्रदाय में फ्यूज का प्रयोग एक सुरक्षा युक्ति के रूप में होता है। फ्यूज के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है कि इसका जो गलनांक है वो निम्न होना चाहिए ताकि वो उच्च ताप पर भी पिघले ना। नीचे दो वक्तव्य दिए गए, एक को कथन ए तथा दूसरे को आर कहा गया है। एक धातु तार का तापक्रम बढ़ जाता है जब उसके बीच से विद्युत प्रवाह की जाती है, सही है ये। किसी भी धातु तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो आपस में टकराने लग जाते हैं, तो टकराते सही है ये। धातु अणुओं के पारस्परिक संगठन से ऊष्मा का मोचन होता है। तो ऑप्शन जो ए होगा कि दोनों ही सही है इसमें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक साधारण बिजली के बल्ब का अपेक्षाकृत अल्प जीवन होता है क्योंकि फिलामेंट का तार एक समान नहीं होता। बल्ब पूर्ण रूप से निर्वातित नहीं किया जा सकता। फिलामेंट के सहायक तार उच्च ताप पर पिघल जाते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन डी होगा वो सही होगा। मोटर कार बैटरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वोल्टता सामान्यतः 12 वोल्ट होती है, ये सही है। प्रयुक्त विद्युत अपघट्य हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। जो प्रयुक्त विद्युत अपघट्य जो होता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल 35% और जल होता है 65%। उनका विलयन प्रयुक्त किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है और जल दोनों होते हैं। इलेक्ट्रोड शीर्षत ताम्र के होते हैं। जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो लेड और लेड ऑक्साइड के होते हैं। लेड और लेड ऑक्साइड के होते हैं।
धारिता को एम्पियर घंटा में व्यक्त करते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन डी होगा सही होगा, पहला और चौथा। प्रतिदीप्त नलिकाओं के साथ चौक आसंजित होता है। चौक कुंडली परिपथ में विद्युत धारा को कम करती है। हमारे घरों में 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की विद्युत आपूर्ति की जाती है। यदि ऐसे स्रोतों को सीधे प्रतिदीप्त नलिका यानी कि मरकरी लैंप, ट्यूबलाइट इनसे अगर जोड़ दिया जाए तो खराब हो जाती है। इसलिए इनके साथ श्रेणी क्रम में एक चौक कुंडली लगाकर इसमें बहने वाली जो धारा होती है, विद्युत धारा, उसको कम किया जाता है ताकि जिससे वो सुरक्षित रहे। तो ऑप्शन सी सही होगा इसमें। दो तारों की लंबाई और प्रतिरोधकताएं सभी 1:2 के अनुपात में है। अगर पतले तार का प्रतिरोध 10 ओम है तो मोटे तार का प्रतिरोध भी 10 ओम होगा। अगर हम इसको देखें तो क्योंकि हम जानते हैं किसी भी तार का प्रतिरोध होता है R बराबर रो L अपॉन A, जहाँ पर L तो लंबाई होगी, A जो होगा क्षेत्रफल होगा, रो यानी कि प्रतिरोधकता होगी। तो क्योंकि R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू रो 1 अपॉन रो 2 इंटू L1 अपॉन L2 इंटू A2 अपॉन A1। इसमें हमें 1:2 में दे रखा है। तो R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू 1/2 इंटू 1/2, क्योंकि रो लंबाई और रो और प्रतिरोधकता हमें 1:2 में दे रखी, और हमारा जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा 4 × 1। इनसे ये कट जाएगा तो हमारे पास 1 बचा। तो R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू 1, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो R1 इक्वल्स टू R2 हो जाएगा। अगर R1 10 ओम है तो क्योंकि R2 दोनों बराबर है, तक अगर R1 10 ओम होगा तो R2 भी 10 ओम होगा। ऑप्शन जो इसमें बी होगा वो सही होगा। देख सकते हैं नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन है तथा दूसरे को आर कहा गया है। हमारे घरों की बिजली लाइन में प्रत्यावर्ती धारा की 60 बार प्रति सेकंड दिशा बदलती है। तो 60 बार नहीं बदलती है, 100 बार बदलती है, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा धनात्मक और ऋणात्मक दोनों दिशाओं में गमन करती है। इस धारा की 100 बार प्रति सेकंड दिशा बदलती है। मिलने वाली प्रत्यावर्ती वोल्टता की आवृत्ति 60 हर्ट्ज होती है, 60 नहीं होती है, 50 हर्ट्ज होती है। तो इसमें जो ऑप्शन डी होगा सही होगा कि ए तो गलत है परंतु आर सही है। आर में 50 है, यहाँ पर 60 नहीं है। मानव शरीर शुष्क के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि क्या है? तो 10 की पावर 4 ओम है। मानव शरीर शुष्क के, अगर मानव शरीर शुष्क है तो उसके विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि 10 की पावर 4 है। अगर वो पसीने या पानी से गीला है तो इसके प्रतिरोध की केवल कोटि 10 की पावर 2 ओम होगी। तो इसमें जो बी होगा वो सही होगा। सामान्यतः प्रयोग में लाई जाने वाली प्रतिदीप्ति ट्यूबलाइट पर निम्नलिखित में से कौन सा अंकित होता है? तो 6500 केल्विन वापर अंकित होता है। प्रतिदीप्ति ट्यूबलाइट गर्म और ठंडा वातावरण निर्मित करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। गर्म वातावरण निर्मित करने के लिए जो ट्यूबलाइटें होती है वो कम केल्विन की यानी कि 1500 से 3000 केल्विन तक होती है, जबकि ठंडा वातावरण अगर हम देखें निर्मित करने वाली ट्यूबलाइटें अधिक केल्विन यानी कि 4000 से 8000 केल्विन तक होती है। तो अगर हम देखें सामान्यतः देखें 6500 केल्विन। अंतरिक्ष में कई 100 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा कर रहे विद्युत आवेशित कण यदि पृथ्वी की धरातल पर पहुंच जाए तो जीव जंतु को गंभीर नुकसान पहुंचेगा। ये कण किस कारण से पृथ्वी की धरातल पर नहीं पहुंच पाते? पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति उन्हें ध्रुवों की ओर मोड़ देती है। जो पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति है उन्हें ध्रुवों की ओर मोड़ देती है। तो ऑप्शन ए सही होगा। प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि गुरुत्व, विद्युत चुंबकत्व, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? कि जो गुरुत्व है चारों, कौन सा सही नहीं है कि गुरुत्व चारों में सबसे प्रबल है? तो ये सही नहीं है, क्योंकि गुरुत्व जो है इन चारों में सबसे दुर्बल जो बल है वो नाभिकीय बल है गुरुत्व। तो ये सही नहीं। इसके अलावा अगर देखिए विद्युत चुंबकत्व सिर्फ विद्युत आवेश वाले कणों पर क्रिया करता है। दुर्बल नाभिकीय बल विघटन नाभिकता का कारण है। प्रबल नाभिकीय बल परमाणु के केंद्रक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को धारिता रखता है। तो हम देखेंगे आधुनिक भौतिकी।
दूरदर्शन प्रसारण के श्रव्य संकेतों का प्रेक्षण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है वो है आवर्ती मोडुलन। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेक्षण करने के लिए जो प्रयुक्त तकनीक है वो आवर्ती मोडुलन है। तो ऑप्शन बी सही होगा इसमें। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए, ध्यान दीजिए। भारत में संप्रति उपलब्ध प्रौद्योगिकी स्तर को देखते हुए सौर ऊर्जा की सुविधा में उपयोग किया जा सकता है आवासीय भवनों को गर्म पानी की पूर्ति करने के लिए और सड़क प्रकाश व्यवस्था के लिए। तो ऑप्शन जो सी होगा वो सही होगा। ऑप्शन जो सी होगा। एक खगोलीय एकक औसत दूरी है। तो एक खगोलीय औसत दूरी अगर हम देखें तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी होती है उसे खगोलीय एकक औसत दूरी कहते हैं। ध्वनि के पुनरुत्थान के लिए एक सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है तो लेज़र बीम प्रयुक्त होता है। लेज़र बीम, तो ऑप्शन जो सी होगा वो सही होगा। कॉम्पैक्ट डिस्क को लेज़र बीम जो होता है धूल आदि से बचाता है वो, इसलिए। एक टीवी सेट को चलाने के लिए निम्नलिखित में से किस टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है। अगर हम टीवी सेट को चलाना है उसमें हम रेडियो तरंगों का प्रयोग करेंगे, डी सही होगा। टीवी चैनल को चलाने के लिए गीगाहर्ट्ज़ जो होती है, गीगाहर्ट्ज़ की आवृत्ति की तरंगों का प्रयोग किया जाता है और रेडियो तरंगे जो होती है वो गीगाहर्ट्ज़ की आवृत्ति की तरंगों को प्रेक्षित कर सकती है, प्रेक्षित यानी ऑब्जर्व कर सकती है, इसलिए ऑप्शन डी जो होगा सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाभिकीय रिएक्टर में स्वपोषित श्रृंखला अभिक्रिया संभव है क्योंकि प्रत्येक विखंडन अभिक्रिया में अपेक्षाकृत न्यूट्रॉन निर्मित होते हैं। न्यूट्रॉन विखंडन प्रक्रियाओं में तुरंत हिस्सा लेते हैं। द्रुत न्यूट्रॉन ग्रेफाइट द्वारा धीमे किए जाते हैं। तो ऑप्शन जो ए होगा वो सही होगा। नाभिकीय रिएक्टर यानी कि वह यंत्र जो नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है उसे हम नाभिकीय रिएक्टर कहते हैं। और विखंडन की क्रिया के पश्चात जो मुक्त इलेक्ट्रॉन के वेग को कम करने वाले जो मंदक होते हैं उन्हें हम ग्रेफाइट और एक होता है बारीक जल, दो होते हैं। तो ऑप्शन जो ए होगा सही होगा इसमें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तुल्यकारी उपग्रह लगभग 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है। तो नहीं, क्योंकि तुल्यकारी उपग्रह पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की कक्षा के समांतर स्थापित किया जाता है। तो 36,000 किलोमीटर। संगीत के एफएम संचरण के उत्तम प्रकार का होने के कारण है कि वायुमंडलीय अथवा कृत्रिम शोर जो सामान्यतः आवृत्ति परिवर्तन के रूप में होता है इसके लिए अधिक हानिकारक नहीं होता है। तो ऑप्शन बी सही होगा इसमें। टेप रिकॉर्डर अथवा अन्य ध्वनि तंत्रों पर अंकित डाल्बी बी और डाल्बी सी किसे निर्दिष्ट करते हैं। तो रव हार्श परिपथ यानी कि नॉइस रिडक्शन सर्किट को प्रदर्शित करते हैं। डाल्बी एक कंपनी है तो इसमें नॉइस रिडक्शन सर्किट को प्रदर्शित करते, तो ऑप्शन सी सही होगा। मानव शरीर की आंतरिक संरचना के अवलोकन के लिए प्रयोग में आने वाली परकलित टोमोग्राफी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रयोग में लाई जाती है। अगर आंतरिक संरचना के अवलोकन के लिए तो एक्सरे जो होती है, एक्सरे किरण, एक्सरेज वो प्रयोग में लाई जाती है। तो ऑप्शन जो ए होगा सही होगा। एक्सरे के द्वारा हम वस्तुओं के द्विविमीय त्रिविमीय जो है चित्र ले सकते हैं, 2D या 3D। भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। भारत प्रकाश वोल्टेज इकाइयों में प्रयोग में आने वाला सिलिकॉन वेपर्स का दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो नहीं। सौर ऊर्जा शुल्क का निर्धारण भारतीय सौर निगम के द्वारा किया जाता है। तो सौर ऊर्जा शुल्क का जो निर्धारण है किसी निगम के द्वारा नहीं किया जाता है बल्कि सौर प्लांट की क्षमता पर निर्भर करता है। तो इसमें दोनों ही नहीं होगा। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नहीं, एशिया जो है लगभग चीन और तराइन को छोड़कर जो एशिया है वो संयुक्त रूप से पूरा तीसरे नंबर पर आता है। तो भारत तीसरा नंबर अकेला नहीं है। निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए। प्रकाश गुरुत्व द्वारा प्रभावित होता है, सही है। ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। पदार्थ अपने चारों ओर के दिक्काल को विकुंचित यानी कि वाप करता है। उपयुक्त में से अल्बर्ट आइंस्टाइन की अपेक्षिकता के सामान्य सिद्धांत का भविष्य कथन कौन सा है जिसकी प्राय समाचार माध्यम में विवेचना होती है। तो तीनों ही सही है इसमें जो ऑप्शन
डी होगा वो सही होगा। अब हम देखेंगे अंतरिक्ष भौतिकी। निम्नतापीय इंजनों का अनुप्रयोग होता है तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है, तो ऑप्शन जो सी होगा सही होगा। और जो ये इंजन होते हैं ना निम्नतापीय इंजन, इसमें द्रव इंजन लिक्विड इंजन का प्रयुक्त होती है। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई देता है आकाश स्याही यानी कि स्याही रंग जैसा काला दिखाई देगा, तारे टिमटिमाते नहीं है और अंतरिक्ष यान के बाहर का ताप पृथ्वी के तल के ताप से कहीं अधिक है। तो तीनों ही सही है इसमें, तो ऑप्शन डी सही होगा। धूमकेतु की पूंछ सूर्य से परिदिष्ट होती है। धूमकेतु यानी कि सौरमंडलीय निकाय होते हैं जो पत्थर, धूल, बर्फ और गैस के बने छोटे छोटे खंड होते हैं ये, और ये भी ग्रह जो होते हैं ना ग्रह की तरह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो इनकी धूमकेतु की जो पूंछ होती है सूर्य से परिदिष्ट यानी उल्टी दिशा में होती है, क्योंकि सूर्य द्वारा उत्सर्जित घूर्णन करता है ये। उसका हल्का द्रव्यमान उसकी पूंछ की दिशा में स्थित किसी तारे द्वारा आकर्षित हो जाता है, तो ऑप्शन जो सी होगा सही होगा। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता। इस गुण का कारण है इसका बहुत उच्च घनत्व। जो ब्लैक होल होता है उसका गुरुत्वाकर्षण बल बहुत अधिक होता है। इसके गुरुत्व बल के कारण प्रकाश भी इससे होकर नहीं जा पाता, क्योंकि ये प्रकाश को भी अवशोषित कर लेता है और इसका जो घनत्व होता है वो बहुत ही उच्च होता है। भारत के उन्नत उपग्रह इनसैट 4A के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि इनसैट 4A न्यू मैक्सिको से दिसंबर 2005 से छोड़ा गया है, 2005 में छोड़ा गया है। तो इनसैट 4A का जो प्रक्षेपण है 22 दिसंबर 2005 को फ्रेंच गुयाना स्थित जो कोरू है वहाँ से किया गया था, ना कि मैक्सिको से, तो ये पहला गलत होगा। एरियन स्पेस जो यूरोप की उपग्रह छोड़ने से सेवा स्मारक वाणिज्य कंपनी है, इनसैट 4A छोड़ने से संबंधित है, सही है। और इनसैट 4A से प्राप्त होने वाली DTH टेलीविजन प्रसारण सेवाओं से टाटा स्काई जो एक अंकीय केबल सेवा संपर्क के संबंध है, तो ऑप्शन जो सी होगा दूसरा और तीसरा सही है। जेट इंजन और रॉकेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन पूर्ति के लिए परिवेश की वायु का प्रयोग करता है, अतः यह अंतरिक्ष में गति के लिए अनुपयुक्त है, क्योंकि अंतरिक्ष में तो ऑक्सीजन होती नहीं। रॉकेट अपनी ऑक्सीजन पूर्ति को गैस के रूप में और ईंधन में वहन करता है। तो जेट क्योंकि ऑक्सीजन पूर्ति के लिए परिवेश की वायु जो होती है उसका प्रयोग करता है, इसलिए अंतरिक्ष में गति के लिए अनुपयुक्त है। रॉकेट अपनी ऑक्सीजन पूर्ति को गैस के रूप में और ईंधन के रूप में वहन करता है, दोनों ही सही है इसमें। दूरसंचार प्रसारण हेतु प्रयुक्त उपग्रहों का भू अप्रगामी कक्षा में रखा जाता है। एक उपग्रह ऐसी कक्षा में तब होता है जब कक्षा भूतुल्यकालिक होती है, कक्षा वृत्ताकार होती है, कक्षा पृथ्वी की भूमध्य रेखा के समतल होती है, तो ये तीनों सही है। कक्षा 22,236 किलोमीटर की तुंगता यानी कि ऊंचाई पर होती है समुद्र तल से, तो किलोमीटर नहीं होगा ये मील होगा। 22,236 मील अगर किलोमीटर में देखें हम तो 35,786 किलोमीटर होगा, 35,786 किलोमीटर, तो इसमें चौथा सही नहीं होगा। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उसकी गति के लिए सहायक त्वरण प्रदान करता है, तो ऑप्शन जो डी होगा सही होगा इसमें। निम्नलिखित में से किन क्रियाकलापों से भारतीय दूर संवेदन IRS उपग्रहों का उपयोग किया जाता है? तो फसल की उपज का आकलन करना, बॉम्ब जल यानी ग्राउंड वाटर संसाधनों का स्थान निर्धारण करना और खनिज का अन्वेषण, तो ये तीनों ही सही है, तो ऑप्शन ए सही होगा इसमें। तो आज हमने फिजिक्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो कंप्लीट किए। नेक्स्ट वीडियो में हम रसायन विज्ञान से रिलेटेड, केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।